अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास है नेचर ऑफ द लाइट और व्हाट इज पोलराइजेशन ऑफ लाइट। नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने लाइट की दो बहुत अहम प्रॉपर्टीज इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन को स्टडी किया। तो थर्ड है हमारे पास जनाब पोलराइजेशन। तो स्टडी शुरू करते हैं। पहला आज इंट्रोडक्टरी इसका लेक्चर है चैप्टर का। तो पहले तो हम देखेंगे कि लाइट की नेचर क्या है, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल का कंसेप्ट आएगा। फिर हम देखेंगे डेफिनेशन के पोलराइजेशन ऑफ लाइट क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का कंसेप्ट देख चुके होगा तो उसके लिहाज से देखेंगे। तो शुरू करते हैं जनाब कि टॉपिक है हमारे पास पोलराइजेशन ऑफ लाइट। हमारा चैप्टर है बुनियादी तौर पे। तो हम कहेंगे ये लाइट की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है और बहुत अहम यानी फिजिकल ऑप्टिक्स में इसका रोल होता है। तो आपके पास जब हम कहते हैं ना पोलराइजेशन कब हो सकती है, तो उसकी बड़ी बुनियादी चीज है कि ऐसी वेव्स जो दो इंडिपेंडेंट डायरेक्शंस रखती हों, ठीक है। यानी उसमें अब आप जब हम देखेंगे कि एक से ज्यादा डायरेक्शंस आपके पास हो सकती है, पार्टिकल एक से ज्यादा डायरेक्शन में ओसिलेट कर सकते हैं, तो वहां पे उन ऐसी वेव्स को हम पोलराइज कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे कि पोलराइजेशन ऑफ लाइट को अगर समझ ना हो तो एक एनालॉजी हम जरा समझते हैं कि हमारे पास एक रोप है जिसमें हमने एक वेव बनाई हुई है। यानी उस रोप में हमने ऑसिलेशंस पैदा की जो वर्टिकल भी हो सकती हैं, हॉरिजॉन्टल भी हो सकती हैं, जैसे आप इस 7 वाली फिगर में देख सकते हैं। तो ये दोनों जो मामला आप देख रहे हैं, यहां पे रोप एक प्लेन में चल रहा है जिसे वर्टिकल प्लेन कहेंगे, यहां पे रोप एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में चल रहा है, ठीक है। तो इसे हम लीनियर पोलराइज कहेंगे या प्लेन पोलराइज कहेंगे जब ओसिलेशंस एक प्लेन में हो रही होती हैं। सेम यही बातें अब लाइट के हवाले से भी आनी है, मगर चूंकि रोप के लिहाज से समझना आसान है तो पहले इस चीज को हम जरा समझ रहे हैं। अच्छा, तो अब आपको समझ आ गई कि एक रोप जब वर्टिकली ओसिलेट करता है या हॉरिजॉन्टली ओसिलेट करता है तो हम बोलेंगे वहां पे जो वेव बन रही है वो लीनियरली पोलराइज्ड है या प्लेन पोलराइज्ड है। ओके होगी बात। अब ये जो आप कंसेप्ट है अभी जो आप पढ़ रहे हैं, अगर मैं इसके रास्ते में एक ऑब्स्टेकल रख दूं जो वर्टिकल हो दोनों सूरतों में, यानी आपने वर्टिकल ऑब्स्टेकल रखनी है उसके रास्ते में, तो जो वर्टिकल पोलराइज प्लेन है वो तो उसमें से गुजर जाएगी, मगर हॉरिजॉन्टली उसमें से नहीं गुजर सकती। आप देख सकते हो कि वर्टिकल के लिए उसमें से गुजरना आसान है, हॉरिजॉन्टल तो नहीं पास करेगी क्योंकि पार्टिकल की ओसिलेशन के लिए जगह ही नहीं होगी, तो वो वहां से पास नहीं कर पाएगी। तो अब अगर आप हॉरिजॉन्टल स्लिट यूज करोगे तो फिर हॉरिजॉन्टली पास कर देगी, वर्टिकली नहीं कर सकेगी। तो अगर आप दोनों तरह की स्लिट यूज करोगे तो अब यानी एक वर्टिकल कर दो एक हॉरिजॉन्टल कर दो तो फिर तो दोनों ही रुक जाएंगी, क्योंकि अगर आप एक दो आपने स्लिट्स रखी कि एक वर्टिकल थी एक हॉरिजॉन्टल थी, तो अगर वर्टिकल ने तो हॉरिजॉन्टल को पहले ही रोक दिया तो वर्टिकल जब गुजरेगी तो आगे हॉरिजॉन्टल आ जाएगी तो उसको भी रोक देगी। तो ये चीज आपने समझनी है। ओके होगी बात। तो ये रोप की मिसाल थी। अब एक जरा लाइट के हवाले से देखते हैं। पहले एक एक्सपेरिमेंट है जो में नेचर ऑफ लाइट समझाता है, हकीकत में है। अब क्या है जनाब कि आपके पास एक टर्मलाइन क्रिस्टल है जिसका नाम मैंने ए दे दिया, वो आपने उसे कट किया, उसे पैरेलल रख दिया क्रिस्टलोग्राफ एक्सिस पे, ठीक है। अब आपने उस पर एक ऑर्डिनरी लाइट गिराई है जो नॉर्मली 90 के एंगल पे फॉल कर रही है। अब क्रिस्टल ए को अगर आप रोटेट करते हैं, ये ओ प्राइम एक्सिस आपको दिख रहा है, तो आपको लाइट की इंटेंसिटी में कोई फर्क दिखाई नहीं देगा। अब आप एक और बी क्रिस्टल उसके पाथ में रख दो तो क्या होगा कि बी भी बिल्कुल पैरेलल होगा किसके, ए के, जैसे आप इस केस में देख रहे हैं। तो आपकी सारी लाइट पास कर देगी किस में से, बी में से, ठीक है। तो अब आपके पास सिचुएशन क्या हो रही है कि जनाब आपके पास ये क्रिस्टल अगर मैं ऐसे रोटेट करता हूं तो सेंटर एक्सिस तो वही रहेगा ना, तो सेंटर एक्सिस में से तो लाइट पास करती रहेगी। इसी तरीके से आगे मैं बी रख दूंगा तो बी में से भी पास करती रहेगी। तो ये जनाब अब आपके पास इसका मतलब दो क्रिस्टल आप पास रखे, आपने दोनों पैरेलल में थे, पैरेलल, तो आपके पास लाइट उनमें से पास कर रही है। अब अगर आप बी को रोटेट करते हो बीम एक्सिस पे, समझ रहे हो,
ऐसे उसका एक्सिस ही चेंज कर दिया, तब अब बी में से लाइट नहीं गुजर सकेगी, इंटेंसिटी कम होती जाएगी, जीरो हो जाएगी। कब? जब बी और ए परपेंडिकुलर होंगे, जैसे ये मामला आप देख रहे हो। तो अगर आप बी को फर्दर रोटेट करते हो तो वो दोबारा अलाइनमेंट में आना शुरू हो जाएगा, जैसे ये था, तो दोबारा से इंटेंसिटी बढ़नी शुरू हो जाएगी, दोबारा वो पैरेलल हो जाएंगे। तो अब इस एक्सपेरिमेंट से क्या नतीजा आया कि ए से जो लाइट जा रही है उसने एक प्रॉपर्टी एक्वायर की। वो क्या कि जो इसको सेकंड क्रिस्टल जो इसके हॉरिजॉन्टल प्लेस पड़ा था उसमें से गुजरने से रोक रही है। यानी जब ये दोनों क्रिस्टल एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ गए तो ए में से गुजरने वाली लाइट बी में से गुजर नहीं सकी। तो हम कहेंगे कि जो क्रिस्टल ए से लाइट आ रही है उसकी ऑसिलेशन एक ही डायरेक्शन में कन्फाइन हो गई, यानी वो एक ही डायरेक्शन में जा रही थी और वो डायरेक्शन परपेंडिकुलर थी किसके? डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट के। तो जनाब अब इसका क्या हुआ? तो हम कहेंगे कि लाइट जो है पोलराइज की किसने? ए ने, जब वो पास करती है बी में से, तभी जब बी पैरेलल होता है किसके? ए के। और अगर आप ऐसे कंप्लीटली लाइट को रोक सकते हैं अगर बी परपेंडिकुलर हो जाए किसके? जो लाइट उस पर फॉल आ रही है ए में से गुजर के। तो अब लाइट यहां से साबित होता है ट्रांसफर नेचर की है। तो पोलराइजेशन आपके पास सिर्फ और सिर्फ ट्रांसवर्स वेव्स की हो सकती है। अच्छा, अगर आप ज़हन में सोचें लॉन्गिट्यूडनल वेव, तो चाहे आप इसको वर्टिकल रखो, इसे हॉरिजॉन्टल रखो, और जो लॉन्गिट्यूडनल है उसने तो टू एंड फ्रो करते 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 उसमें से गुजर जाना है, तो उस पर तो फर्क नहीं पड़ता। मगर अब यहाँ पे लाइट स्टॉप हो जाती है, तो इसका मतलब लाइट किस नेचर की है? ट्रांसवर्स नेचर की है। तो पोलराइजेशन हम कहेंगे सिर्फ ट्रांसफर वेव्स की मुमकिन है, ये एक शर्त होगी, यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का इनमें कोई लेना देना नहीं है। अच्छा जी, अब चूंकि हम जानते हैं कि लाइट तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो इसका मतलब इसमें आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी होगा, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी होगा, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, यानी उनकी जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, जिस सिंथ में एनर्जी जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसके परपेंडिकुलर होगी, मैग्नेटिक फील्ड भी परपेंडिकुलर होगी। जैसे आप इस फिगर में देख सकते हैं कि आपके पास बी और ई भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यानी जिस सिंथ जहां पे ई है बी उसके परपेंडिकुलर है, जबकि एनर्जी या प्रोपगेशन जो है एनर्जी की वो परपेंडिकुलर चल रही है। तो इसका मतलब स्पेसिफिक डायरेक्शंस है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की आपके पास। अच्छा, तो अब क्या जनाब, हम जरूर यहाँ पे लाइट, अच्छा आम सी लाइट है जैसे सूरज से आ रही है, बल्ब से आ रही है, तो जरूरी नहीं कि वो पोलराइज हो। अनपोलराइज लाइट का मतलब क्या है कि लाइट आपके पास एक से ज्यादा ऑसिलेशंस रख सकती है प्लेन के अंदर, यानी एक से ज्यादा प्लेन्स में ऑसिलेट कर सकती है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपके पास वो मल्टीपल डायरेक्शंस के अंदर आपके पास चल रहा है, प्रोपगेशन ऑफ लाइट के साथ परपेंडिकुलर है, मगर उसकी प्लेन्स देखो काफी सारी हैं। तो ये अनपोलराइज्ड लाइट की निशानी है, जबकि पोलराइज्ड लाइट सिर्फ एक प्लेन में होगी, एक प्लेन में चलेगी। तो हम यही कहेंगे कि पोलराइजेशन एक क्वालिटी है वेव ऑसिलेशन की, जो डायरेक्शन जिसमें प्रोपगेशन के लिहाज से एक डेफिनेट डायरेक्शन होती है। अब यहां से अगर कोई आपसे ई की डायरेक्शन पूछे तो आप डेफिनेट डायरेक्शन तो नहीं दे सकते। अगर लाइट सिर्फ एक सिंगल प्लेन में होती तब आप एक डेफिनेट डायरेक्शन दे सकते थे। तो यही बात मैंने लिखा कि उसकी डेफिनेट डायरेक्शन होती है प्रोपगेशन ऑफ वेव के साथ। तो जो वेव्स ऐसी एक डेफिनेट डायरेक्शन रखती हैं हम कह देते हैं वो पोलराइज्ड हैं। तो आपके पास अब आपको आइडेंटिफाई हो गया कि आपको बेसिक कंसेप्ट पोलराइजेशन का आइडिया हो गया कि लाइट का एक प्लेन में कन्फाइन होना, ये चीज पोलराइजेशन है। आम लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट एक से ज्यादा प्लेन में हो सकती है। अब आप किन किन तरीकों से उसे एक प्लेन में लाएंगे, ये हमारे आने वाले लेक्चर्स हैं। फिर पोलराइजेशन की स्टेट्स का अगला लेक्चर होगा हमारे पास कि पोलराइजेशन प्लेन भी होती है, सर्कुलर भी होती है, एलिप्टिकल भी होती है। उसके बाद फिर हम मेथड्स देखेंगे कि किस किस तरीके से लाइट को पोलराइज किया जा सकता है। तो काफी मजे का चैप्टर है, आने वाले लेक्चर के साथ देखते रहिएगा। तो जनाब आज के लेक्चर में अगर कोई बात पूछने हो तो कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।